Assalamu alaikum students. I hope you are all fine, safe and sound. I'm Sidra Jameel and today we will start another chapter from your biology book, that is chapter number 12. Its name is coordination and control. और आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली कोऑर्डिनेशन होती क्या है और इसका कंट्रोल किस तरह से किया जाता है. क्लियर? First of all, we will discuss that some organs and tissues are found in our body. All the organs and tissue cannot work independently. They are not independent. All of them work together. यानी कोई भी काम करना है, किसी भी फंक्शन की परफॉर्मेंस हो रही है तो उसमें कोई भी टिश्यू इंडिविजुअली काम नहीं करता, कोई भी ऑर्गन अपना काम खुद नहीं करता. एक आप कह सकते हैं एनवायरनमेंट में होने वाले किसी भी चेंज को रिस्पॉन्स करने के लिए आपकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो मिल के काम करती है. सो ये मिल के काम करना कहलाता है एक्चुअली कोऑर्डिनेशन. ठीक है, कोई भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है तो मिलजुल के आपकी बॉडी जो रिस्पॉन्स करती है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. और इस कोऑर्डिनेशन की एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है बॉडी रन्स टू कैच बॉल. जब आप एक बॉल पकड़ने के लिए भाग रहे होते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मिल के काम कर रही होती हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट आते हैं हंड्रेड्स ऑफ मसल्स. आपके मसल्स काम कर रहे होते हैं और वो मसल्स हैं आर्म्स मसल्स, लेग्स मसल्स एंड योर बैक मसल्स. ये सारे के सारे मसल्स जो हैं वो मिल के आपको भागने पे मजबूर कर रहे होते हैं टू कैच अ बॉल. और सिर्फ ऐसा नहीं होता, आपने भागना है और आपके मसल्स ने काम करना है एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में. सो देयर मस्ट बी अ कंट्रोल. इनकी कोऑर्डिनेशन को भी तो कोई कंट्रोल करने वाला हो, एंड दैट कंट्रोल सिस्टम इज योर नर्वस सिस्टम. ठीक है, वो इस सारी कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है. नर्वस सिस्टम और इसके साथ साथ इसके जो आप कह सकते हैं हेल्पर होते हैं, उनमें सेंस ऑर्गन्स शामिल हैं. सेंस ऑर्गन्स एक्चुअली वो ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी के जो एनवायरनमेंट में होने वाले चेंज को फील कर रहे हैं. ठीक है, और इसके साथ साथ इसके हेल्पर्स में शामिल हैं आपके मसल्स जो कि परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, जैसे आपने एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज फील किया, यानी आपने फील किया कि मुझे भागना है गेंद पकड़ने के लिए, सो उस भागने के अमल को परफॉर्म करवाने के लिए आपके मसल्स काम करेंगे. ठीक है, अब सिर्फ यही नहीं होता, इन मसल्स को काम करने के लिए या इनके कंट्रोल के लिए आपके कुछ और सिस्टम्स भी सामने आते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग. आपके ब्रीदिंग रेट बढ़ा दिया जाता है क्योंकि मसल्स ने काम करना है, जरूरत से ज्यादा वो काम कर रहे हैं, एक स्ट्रेनस एक्सरसाइज हो रही है तो उनको ऑक्सीजन भी चाहिए. ठीक है, उनको एक्चुअली एनर्जी चाहिए ना वो काम करने के लिए, तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सेलुलर रेस्पिरेशन चाहिए और सेलुलर रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए. सो उस ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए ब्रीदिंग बढ़ा दी जाती है. लेकिन सिर्फ ब्रीदिंग बढ़ाने से काम नहीं चलता, हार्ट रेट का बढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि बीइंग अ बायोलॉजिस्ट यू मस्ट नो दैट कि आपके जो ऑक्सीजन है वो तो लंग्स के पास जा रही है और आपको ऑक्सीजन चाहिए टांगों के मसल्स में. सो टांगों तक आपके ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए आपका हार्ट काम करेगा, क्योंकि लंग्स वो ऑक्सीजन हार्ट को दे देंगे, हार्ट अब पंप करेगा तो ऑक्सीजन टांगों तक पहुंचेगी. क्लियर? सो इसलिए हार्ट रेट भी बढ़ा दिया जाता है ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज. और फिर उसके साथ साथ जब हार्ट रेट बढ़ता है तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है. और ये ब्लड प्रेशर इसलिए भी बढ़ाया जाता है कि जस्ट टू रिमूव द हीट, क्योंकि जब आपको पता है एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है तो हीट भी प्रोड्यूस होती है एज अ वेस्ट मटेरियल. सो इस हीट को आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना जरूरी होता है. यही वजह है कि जब आप बहुत एक्सरसाइज, हार्ड एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपका ब्रीदिंग रेट भी बढ़ा हुआ होता है, आपका हार्ट रेट भी बढ़ जाता है और आपको पर्सपायरेशन यानी पसीना भी आ रहा होता है, जस्ट टू रिमूव द एक्स्ट्रा हीट. ठीक, सो इस एग्जाम्पल में आप लोग ये देखें कि जस्ट टू रन, जब आप भाग रहे हैं तो आपका स्केलेटन सिस्टम, आपका मस्कुलर सिस्टम, आपका ब्रीदिंग सिस्टम और आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे के सारे सिस्टम जो हैं वो मिलके एक ही काम के पीछे लगे हुए हैं, एंड दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. और इन सब को कंट्रोल कर रहा है आपका नर्वस सिस्टम. ठीक, सो दिस इज द चैप्टर नंबर 12, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. अब हम थोड़ी सी डेप्थ में जाते हैं कि कोऑर्डिनेशन की टाइप्स क्या हैं. देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, जिनमें के एक नर्वस कोऑर्डिनेशन है और एक केमिकल कोऑर्डिनेशन है.
नर्वस कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम और केमिकल कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। और यही आपके चैप्टर 12 के दो बेसिक पार्ट हैं। पहले पार्ट में आप नर्वस सिस्टम की डिटेल पढ़ोगे और दूसरे पार्ट में आप एंडोक्राइन सिस्टम की डिटेल पढ़ोगे। अब एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, आपकी बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उसको डील करते हैं हम। इसमें है जी 5 बेसिक फैक्टर्स होते हैं, स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर एंड रिस्पॉन्स। इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका हाथ किसी गर्म चीज को लग गया, आप फौरन से हाथ पीछे कर लेते हैं, मतलब चाहे आपने देखा है नहीं देखा, आप अपने काम में लगे हुए हैं लेकिन आप हाथ फौरन से पीछे हटा लेते हैं। आपको कैसे पता चला? देयर इज कोऑर्डिनेशन बिहाइंड दिस प्रोसेस। कैसे? जो स्टिमुलस है वो कोई भी आपके एनवायरनमेंट का चेंज है जो आपको प्रोवोक करेगा रिस्पॉन्स करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो हॉट ऑब्जेक्ट जो है दैट इज स्टिमुलस, ठीक है। अब रिसेप्टर कहते हैं आपकी बॉडी के उस पार्ट को जिसने उस चेंज को फील किया। सो यहाँ पे आपकी स्किन ने एक्चुअली इस हॉट ऑब्जेक्ट को फील किया ना कि ये गर्म है जरूरत से ज्यादा। सो आपकी स्किन जो है वो रिसेप्टर है। देन स्किन से मैसेज जाएगा कोऑर्डिनेटर के पास। कोऑर्डिनेटर कहते हैं कंट्रोल सेंटर को। और आपकी बॉडी में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम की अगर बात की जाए तो ब्रेन इज द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ योर बॉडी, दैट मेन कोऑर्डिनेटर। अब वो कोऑर्डिनेटर जो है वो मैसेज रिसीव करेगा, कुछ थोड़ी सोच विचार करेगा और फिर जो है वो आपकी बॉडी के पार्ट्स को मैसेज देगा कि इस मसले में आपको एक्चुअली क्या रिस्पांस देना है, ठीक है। सो जैसे ही आप इस हॉट ऑब्जेक्ट का मैसेज भेजते हो ब्रेन के पास, तो ब्रेन मैसेज देता है आपके मसल्स को, स्किन को नहीं, आपके मसल्स को मैसेज भेजता है कि यहाँ से हाथ हटा लो। तो जो उसने मैसेज जिन बॉडी पार्ट्स के पास भेजा दैट आर कॉल्ड इफेक्टर, जो कि मसल्स हैं। और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आपका हाथ पीछे हट जाता है। सो आपके हाथ का पीछे हट जाना कहलाता है रिस्पॉन्स। सो इसको हम 1 by 1 भी डील करते हैं, किस तरह से इनकी डेफिनेशंस क्या है और इनके एग्जांपल्स क्या है और किस तरह से ये कोऑर्डिनेशन में रोल प्ले करते हैं। We can define a stimulus any change in the environment that may be external or internal which can provoke a response in organism। ठीक, आपके एनवायरनमेंट में अभी कुछ भी नहीं था लेकिन अचानक से आपका हाथ गर्म चीज को लग गया जिसने आपको हाथ हटाने पे मजबूर कर दिया। सो दिस हॉट ऑब्जेक्ट इज योर स्टिमुलस। एग्जाम्पल है इसकी, हीट हो सकती है, कोल्ड हो सकती है, प्रेशर आप अगर फील करते हैं, साउंड वेव्स हैं, प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स हैं, माइक्रोबियल इन्फेक्शंस, टच भी हो सकता है और लाइट, यानी आपके एनवायरनमेंट में होने वाला कोई सा भी ऐसा चेंज जिसको आपके सेंस ऑर्गन्स जो है वो रिसीव करें और आप उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करो, तो उसको कहते हैं स्टिमुलस। एक हो तो स्टिमुलस, ज्यादा हो तो स्टिमुलाई। नेक्स्ट है हमारे पास रिसेप्टर। रिसेप्टर को अगर डिफाइन किया जाए तो हम कहते हैं द ऑर्गन, टिश्यू और सेल्स which are specifically built to detect particular type of stimuli are called receptor। यानी आपकी बॉडी के वो पार्ट्स जो एक पर्टिकुलर किस्म के चेंज को, आपके एनवायरमेंटल चेंज को फील करने के लिए बने हो, उनको कहते हैं रिसेप्टर। जैसे कि आपके जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं दैट मे बी कॉल्ड एज रिसेप्टर। जैसे आप कह सकते हैं साउंड वेव्स हैं तो उसको रिसीव करने के लिए ईयर्स हैं, लाइट को देखने के लिए आईज हैं, और इसी तरह केमिकल्स अगर प्रेजेंट है एयर के अंदर तो उसको फील करने के लिए आपके पास नोज है। दीज आर एग्जाम्पल फॉर रिसेप्टर। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेटर। तो कोऑर्डिनेटर को अगर डिफाइन किया जाए तो हम कहेंगे दीज आर द ऑर्गन्स दैट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर एंड सेंड मैसेज टू पर्टिकुलर ऑर्गन फॉर प्रॉपर एक्शन। यानी रिसेप्टर से मैसेज रिसीव करते हैं और इफेक्टर को मैसेज देते हैं कि आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो आपके पेरेंट्स के पास ये बात जाती है ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल फादर के पास ये बात जाती है कि ये मसला हो गया है, ठीक है। अब वो उस मसले पे सोचते हैं और फिर आपको फैसला करके बताते हैं कि आपने करना क्या है, ठीक है। सो योर फादर इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ योर हाउस एंड योर ब्रेन इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ योर बॉडी, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटर, जो कि फैसला करते हैं कि करना क्या है इस सिचुएशन में, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास दो तरह के सिस्टम हैं कोऑर्डिनेशन के, नर्वस सिस्टम एंड केमिकल
कोऑर्डिनेशन के लिए एंडोक्राइन सिस्टम है, सो फिर यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेटर भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं जो कि नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस करते हैं आपका रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कराने के लिए, और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसमें कोऑर्डिनेटर आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं आपको रिस्पॉन्ड कराने के लिए। क्लियर? उसके बाद है हमारे पास इफेक्टर्स। इफेक्टर्स एक्चुअली वो ऑर्गन्स हैं जिन्होंने रिस्पॉन्स करना है। इसको अगर डिफाइन किया जाए तो हम कहेंगे दीज आर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच रिसीव मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर एंड प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। यानी अगर हम वो हॉट ऑब्जेक्ट वाली एग्जांपल को वापस लेके आए तो आपके ब्रेन ने मैसेज दिया आपके मसल्स को, ठीक है, और वो मसल्स क्या है एक्चुअली इफेक्टर, ठीक, और वो पीछे हट जाएंगे, ये रिस्पॉन्स होगा। सो नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए जो इफेक्टर हैं वो मसल्स हैं, और केमिकल कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए जो आपके पास इफेक्टर्स हैं वो बोन, लिवर और नेफ्रॉन है। इनमें से आप एग्जांपल ले लें एंडोक्राइन सिस्टम में से कि अगर आपकी बॉडी में वाटर की शॉर्टेज है, सो ये वाटर शॉर्टेज जो है इसका मैसेज ब्रेन के पास पहुंचेगा, ठीक है, कि यहाँ पे इस बॉडी में वाटर की कमी है, और ये मैसेज एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास एक्चुअली जाएगा, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से हार्मोन प्रोड्यूस होंगे और वो जाके नेफ्रॉन को अटैक करेंगे, ठीक है, नेफ्रॉन को जाके कहेंगे, नेफ्रॉन इज इफेक्टर ना इन दिस प्रोसेस। तो नेफ्रॉन को जाके जो मैसेज मिलेगा वो ये कि अब आपने ज्यादा से ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन करनी है, ठीक है। आपने पीछे पढ़ा ना चैप्टर 11 में कि नेफ्रॉन ने पहले तो सारा पानी फिल्टर कर देती है, बाद में 99% वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सो अगर पानी की कमी है तो नेफ्रॉन को एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरफ से मैसेज मिलेगा कि ये वाटर जो है आपने बाहर नहीं जाने देना, ठीक है। सो दिस रीएब्जॉर्प्शन इज एक्चुअली रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स द इंटरनल चेंज ऑफ आवर बॉडी। देन है जी रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स को अगर डिफाइन किया जाए, ऑन रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर द इफेक्टर परफॉर्म एक्शन एंड दिस पर्टिकुलर एक्शन इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। यानी आपके हाथ का पीछे हट जाना गर्म ऑब्जेक्ट से, वो रिस्पॉन्स है। आपकी नेफ्रॉन का रीअब्जॉर्प्शन करना वाटर को, ये भी रिस्पॉन्स है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि पुलिंग आवर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग वेरी हॉट, ये हम बात कर रहे हैं पहले से, और इसी तरह से द मूवमेंट ऑफ द फ्लावर ऑफ सनफ्लावर टुवर्ड्स लाइट, ठीक है। सनफ्लावर आपको पता है जिधर जिधर सनलाइट जाती है उधर उधर उसकी फेस होता चला जाता है। क्लियर? अब नर्वस कोऑर्डिनेशन को आप इस फ्लो चार्ट से भी समझ सकते हैं कि स्टिमुलस को रिसीव किया रिसेप्टर ने, रिसेप्टर से मैसेज गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, और फिर नर्व इम्पल्स एक और प्रोड्यूस हुई और मैसेज गया आपके इफेक्टर्स यानी मसल्स और ग्लैंड्स के पास, और फिर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ, जिसको आप फिर से अगर एलैबोरेट करना चाहें हॉट ऑब्जेक्ट से तो हम कहेंगे कि हॉट ऑब्जेक्ट जो है वो आपका स्टिमुलस है, इसको फील किया स्किन ने जो रिसेप्टर है, नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस हुई, ब्रेन के पास गई या स्पाइनल कॉर्ड के पास गई, उसने इंटरप्रेट किया, सोच विचार करके मैसेज भेजा मसल और ग्लैंड्स को जो कि इफेक्टर हैं कि यहाँ से हाथ हटा लो, और ये आपके हाथ का हट जाना जो है वो रिस्पॉन्स है, ठीक है। इसी तरह से केमिकल कोऑर्डिनेशन की अगर बात करें तो उसका भी फ्लो चार्ट है कि आपका स्टिमुलस आया यानी कोई भी चेंज आया आपके इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, उसको फील किया आपके सेंस ऑर्गन्स ने जो रिसेप्टर्स हैं, और अब मैसेज जाएगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास, ठीक है, ब्रेन के पास नहीं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास। ये अगेन जो है वो केमिकल्स प्रोड्यूस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन, और ये हार्मोन जो है वो इफेक्टर्स के पास जाएंगे जो कि बोन्स हो सकती हैं, लिवर हो सकता है, और फिर बोन्स या लिवर जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं वो कहलाता है रिस्पॉन्स, ठीक है। इन दोनों कोऑर्डिनेशन को हम बहुत ज्यादा डिटेल में इस चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज।